Welcome to my channel Science with Mosmi. Let's start our chapter. Today we are going to start NCERT textbook of Science class 6 chapter 10th part 2nd Motion and Measurement of Distances. If you like the video then please subscribe my channel, press the like button and share it and press the bell icon so that you can get the latest chapter uploaded by me. Okay, let's start part 2. Correct measurement of length. करेक्ट मेजरमेंट ऑफ लेंथ क्यों चाहिए? क्योंकि किसी एक चीज का सही नाप होना चाहिए, नहीं तो हम परेशानी में पड़ जाएंगे, और अगर करेक्ट मेजरमेंट हो तो फिर हमारा काम जल्दी होगा। तो इन आवर डे टू डे लाइफ वी यूज वेरियस टाइप्स ऑफ मेजरिंग डिवाइसेस। वी यूज ए मीटर स्केल। हमारी डे टू डे लाइफ में हमको बहुत से प्रकार की मेजरिंग डिवाइसेस मिलता है, तो फिर हम करेक्ट वाला यूज करना चाहिए। वी यूज ए मीटर स्केल फॉर मेजरिंग लेंथ। लेंथ मेजर करने के लिए हम एक मीटर स्केल ही यूज करेंगे। ए टेलर यूजेस ए टेप वेयर एज ए क्लॉथ मर्चेंट यूजेस मीटर रॉड। अगर हम देखें एक टेलर की बात, तो फिर वो यूज करता है टेप, ताकि वो हर लेंथ को राउंड में से भी उसको मेजर कर सके, जबकि एक क्लॉथ मर्चेंट वो मीटर का रॉड यूज करता है, उससे उसका काम जल्दी होता है। तो फॉर मेजरिंग द लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट यू मस्ट चूज ए सुइटेबल डिवाइस। इसीलिए हमको लेंथ मेजर करने के लिए सुइटेबल डिवाइस यूज करना है। वेदर ये रॉड में चाहिए या फिर हमको टैब में चाहिए, वो हमें डिसाइड करना है। यू कैन नॉट मेजर द गिर्थ ऑफ ए ट्री और द साइज ऑफ योर चेस्ट यूजिंग ए मीटर स्केल। एक मीटर स्केल यूज करके, जो कि पूरा स्ट्रेट रहता है, उससे हम ट्री की गोलाई, उसका विड्थ नहीं नाप सकते, गिर्थ जिसे बोलते हैं। या फिर हमारा चेस्ट का अगर साइज हम नापेंगे, क्योंकि वो उबड़ खाबड़ है और स्ट्रेट में नहीं है, प्लेन सरफेस नहीं है, इसीलिए हम उसके लिए टैप यूज करेंगे, ना कि मीटर रॉड। तो फिर इसीलिए हमको सही डिवाइस चाहिए मेजरिंग के लिए। मेजरिंग टेप इज मोर सुइटेबल फॉर दिस। फॉर स्मॉल मेजरमेंट सच एज द लेंथ ऑफ योर पेंसिल you can use a 15 cm scale from your geometry box। ऐसे छोटे डिस्टेंस के लिए हमको छोटे मेजरमेंट ही यूज करना चाहिए। जैसे हमको पेंसिल के लिए क्या चाहिए, हमारी ज्योमेट्रिक बॉक्स के 15 सेंटीमीटर वाला स्केल चाहिए। इन टेकिंग मेजरमेंट ऑफ ए लेंथ वी नीड टू टेक केयर ऑफ द फॉलोइंग। तो फिर मेजरमेंट लेते वक्त किसी भी लेंथ का हमें कुछ ही बात का ध्यान रखना है। जैसे पॉइंट 1, place the scale in contact with the object along its length as shown in figure 10.7। 10.7 में जैसे देखा गया है कि ऐसे ही हमें मेजरिंग टेप को, मेजरिंग स्केल को उसी के कंटैक्ट में रखना है। along the length of the as shown in figure, लेंथ में रखना है अगर हम उसको लंबाई नाप रहे थे। पॉइंट 2, in some scales the ends may be broken। कभी कभी क्या होता है, स्केल का दोनों की एंड में से चाहे एक एंड टूटा हुआ होता है, ऐसे में हमको 0 दिखाई नहीं पड़ता, तो फिर उसी जगह हम निराश मत हुई, आप 1 से शुरू कीजिए। ओके, यू may not be able to see the 0 मार्क क्लियरली। आप 0 मार्क नहीं भी देख पाएंगे, क्योंकि बार बार यूज करके 0 मार्क कभी कभी मिट जाता है। तो फिर इन सच केसेस यू शुड अवॉइड, हमको we should avoid taking measurements from the 0 mark of the scale। तो फिर हम स्केल की 0 मार्क से यूज नहीं करेंगे। कहाँ से शुरू करेंगे? नेक्स्ट मार्क जो है 1 से शुरू करेंगे। यू कैन यूज एनी अदर फुल मार्क्स ऑफ द स्केल, से 1 सेंटीमीटर, देन यू मस्ट सब्सट्रैक्ट द रीडिंग ऑफ दिस मार्क फ्रॉम द रीडिंग एट द अदर एंड। तो फिर हम जब अदर एंड लेंगे उससे उसी हिसाब से माइनस करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल फिगर 10.8 में दिखा गया है, द रीडिंग एट वन एंड इज 1 सेंटीमीटर एंड द अदर एंड इज 14.3 सेंटीमीटर। 10.b, तो 10.b कहाँ है? यह 10.b। तो फिर यहाँ पर 0 से नहीं लेके 1 से लिया गया है, तो फिर हमको क्या करना है, 1 माइनस करना है लास्ट में। And at the other end it is 14.3 centimeter, therefore the length of the object is not 14 centimeter, 14.3, बल्कि क्योंकि हमने 1 से शुरू किया है इसीलिए 14.3 माइनस 1 इक्वल टू 13.3 सेंटीमीटर है। ऐसे पॉइंट नंबर 3 हमें क्या करना है,
करेक्ट पोजीशन ऑफ द आई इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर टेकिंग मेजरमेंट। हमको हमारी आंखों का सही दृष्टि चाहिए, आंखों का पोजीशन भी सही हिसाब से सही जगह रखना चाहिए, आंखों के डिस्टेंस में पैरेलल रखना चाहिए। योर आई मस्ट बी एग्जैक्टली इन फ्रंट ऑफ द पॉइंट वेयर द मेजरमेंट इज टू बी टेकन एज शोन इन फिगर 10.9। जैसे 10.9 में देखा गया है, ये हमारे अगले पेज में है। तो फिर 10.9 में जैसे दिखा गया, हमको पूरा स्ट्रेट में अपनी आंखों को रखना है ताकि हम उसका करेक्ट नाप ले सकें। इन फ्रंट ऑफ द पॉइंट वेयर द मेजरमेंट इज टू बी टेकन एज शोन इन फिगर 10.9। और पोजीशन बी इज द करेक्ट पोजीशन ऑफ द आई, हम अगले पेज में देखेंगे। नोट दैट फ्रॉम पोजीशन बी द रीडिंग इज 7.5 सेंटीमीटर। फ्रॉम पोजीशन ए एंड सी द रीडिंग में भी डिफरेंट, ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। अगर हम तिरछा लेंगे तो, स्ट्रेट में लेंगे तो दैट्स ओनली द करेक्ट डिस्टेंस। तो फिर ये देखिए, ये है पोजीशन बी और ये है पोजीशन ए और सी, यानी कि करेक्ट पोजीशन है पोजीशन बी, और पोजीशन ए या फिर सी जो है उसमें हमको सही नाप नहीं मिलेगा। एक्टिविटी 3, मेजर द हाइट ऑफ योर क्लासमेट यूजिंग हैंड स्पान एंड देन बाय यूजिंग ए मीटर स्केल। आप अपना साथी का अगर हाइट नापना चाहते हैं तो पहले हैंड स्पान से और उसके बाद आप मीटर स्केल से देखिए। फॉर दिस आस्क योर क्लासमेट टू स्टैंड विद द बैक अगेंस्ट ए वॉल। अगर उसका हाइट लेना चाहते हैं आपका फ्रेंड का, तो उसको बोलिए कि एक वॉल के अगेंस्ट में वो खड़ा हो जाए। मेक ए मार्क ऑन द वॉल एग्जैक्टली अबव हिज हेड, उसके सर के ऊपर ही एक मार्क कर दीजिए। नाउ मेजर द डिस्टेंस फ्रॉम द फ्लोर टू दिस मार्क ऑन द वॉल विथ योर हैंड स्पान एंड देन विथ ए मीटर स्केल। और फिर नीचे से देखिए कि उसी ऊंचाई तक कितना ऊंचाई होता है, लेंथ क्या होता है, वही है आपका फ्रेंड का हाइट। लेट ऑल अदर स्टूडेंट्स मेजर दिस लेंथ इन ए सिमिलर वे। ऐसे ही आप बाकी फ्रेंड्स लोगों का भी हाइट ले सकते हैं। रिकॉर्ड ऑल द ऑब्जर्वेशंस इन टेबल 10.3। इसी हिसाब से टेबल 10.3 में आप अपने सारे दोस्तों का हाइट ले सकते हैं। स्टडी केयरफुली रिजल्ट्स ऑब्टेन्ड बाय डिफरेंट स्टूडेंट्स। ऐसे ही आप डिफरेंट स्टूडेंट्स का हाइट देखिए। द रिजल्ट इन कॉलम 2 में भी डिफरेंट फ्रॉम वन अदर। अगर ये जो हाइट है हम एक बार हैंड स्पान में ले रहे हैं और एक बार सेंटीमीटर में ले रहे हैं, तो कॉलम 2 में यानी कि हैंड स्पान में जो हम लिए हैं, इसमें ऐसा भी हो सकता है कि हमारा मेजरमेंट डिफर कर सकता है, क्योंकि सभी का हैंड स्पान तो सेम नहीं होगा ना, इसीलिए ये एग्जैक्टली मिलने का कम चांसेस है। जबकि हम अगर हाइट सेंटीमीटर में लेंगे तो ये बहुत ही कम डिफरेंस मिलेगा, सबका लगभग सेम ही होगा, क्योंकि ये फिक्स्ड यूनिट है। ओके, तो कॉलम 2 में भी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर एज द लेंथ ऑफ द हैंड स्पान में भी डिफरेंट फॉर डिफरेंट स्टूडेंट्स। लुक एट द रिजल्ट्स इन कॉलम 3। कॉलम 3 में सेंटीमीटर दिया गया है, फॉर द मेजरमेंट आर डन यूजिंग ए स्टैंडर्ड स्केल, इसीलिए द रिजल्ट्स में भी क्लोज टू ईच अदर। नाउ बट आर दे एग्जैक्टली इक्वल? क्या एग्जैक्टली इक्वल होगा? तभी भी एग्जैक्टली इक्वल नहीं होगा, क्योंकि सबका नज़र अलग अलग रहता है और स्लाइटली डिफरेंस तो होगा ही, जो कि हम कैसे सुधारेंगे ऊपर वाला क्लास में उसका डिटेल वर्णन है। इफ नॉट व्हाई डू यू थिंक देयर इज ए डिफरेंस? ऐसे डिफरेंस क्यों है? आफ्टर ऑल एवरीबडी इज यूजिंग द सेम स्केल एंड नॉट डिफरेंट हैंड स्पान्स। तो फिर वही सेम स्केल सब यूज कर रहे हैं, इसीलिए वो लगभग सेम ही होगा। दिस कुड बी ड्यू टू स्मॉल एरर्स इन टेकिंग ऑब्जर्वेशंस। थोड़ा सा जो डिफरेंस होगा, अगर सेंटीमीटर में भी हो तो भी थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है एक से दूसरे के बीच, तो फिर ये ऐसा रहता ही है। और इन हायर क्लासेस वी विल लर्न अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ नोइंग द हैंडलिंग सच एरर्स इन मेजरमेंट। ऐसे थोड़ा सा को कैसे हम हैंडल करेंगे ये भी हम ऊपर क्लास में जानेंगे, पर फिलहाल के लिए आपके लिए इतना ही काफ़ी है। आइए देखते हैं मेजरिंग द लेंथ ऑफ ए कर्व्ड लाइन। ये तो अभी तक हमने पढ़ा कि मीटर स्केल, टैब, ये सब कैसे यूज करेंगे। अभी हम देखेंगे अगर ये कर्व लाइन हो, उसका भी तो कुछ लेंथ होता है, तो फिर उसको हम कैसे नापेंगे? वो तो स्केल से नहीं कर पाएंगे, तो फिर वी कैनॉट मेजर द लेंथ ऑफ ए कर्व्ड लाइन इन डायरेक्टली। ओके, तो कर्व लाइन का लेंथ हम डायरेक्टली बाय यूजिंग ए मीटर स्केल नहीं कर सकते। वी कैन यूज ए थ्रेड टू मेजर द लेंथ ऑफ ए कर्व्ड लाइन। ऐसे में हम एक धागा का मदद लेंगे और कर्व लाइन का लेंथ पता करेंगे। एक्टिविटी 4, यूज ए थ्रेड टू मेजर द लेंथ ऑफ ए कर्व्ड लाइन ए बी। देखिए, एक कर्व लाइन ए बी का हम मेजरमेंट लेंगे, ठीक है।
तो फिर पुट ए नॉट ऑन द थ्रेड नियर इट्स वन ऑफ इट्स एंड, एक एंड में एक नॉट डालेंगे हम ताकि उसका पता चले। जैसे हम स्केल का 0 से शुरू करते हैं ना, ऐसे ही थ्रेड का एक और हम एक नॉट डाल देंगे। प्लेस दिस नॉट ऑन द पॉइंट ए, और इसी नॉट को हम रखेंगे पॉइंट ए में। ए देख पा रहे हैं यहाँ लेफ्ट साइड में है थ्रेड का और बी है राइट साइड में। तो नॉट को हम पॉइंट ए में एडजस्ट करेंगे। नाउ प्लेस ए स्मॉल पोर्शन ऑफ द थ्रेड अलोंग द लाइन, ऐसे लाइन के हिसाब से हम थ्रेड को उसी जगह एडजस्ट करते जाएंगे। कीपिंग इट टाउट यूजिंग योर फिंगर्स एंड थंब, धीरे धीरे एडजस्ट करेंगे उसी के ऊपर ही। तो होल्ड द थ्रेड एट दिस पॉइंट एंड पॉइंट विथ वन हैंड यूजिंग द अदर हैंड, और ये ध्यान रखिए जैसे उसका नॉट ए पॉइंट पर ही रुका होगा वो फिर हिलना नहीं चाहिए। यूजिंग द अदर हैंड स्ट्रेच ए लिटिल मोर पोर्शन ऑफ द थ्रेड अलोंग द कर्व लाइन, और दूसरा हाथ में कर्व लाइन के साथ साथ आप उस थ्रेड को मूव कीजिए, यानी कि उसके ऊपर रखिए। गो, आप जाइए और ये देखिए गो ऑन रिपीटिंग दिस प्रोसेस टिल द अदर एंड बी ऑफ द कर्व लाइन इज रीच्ड, ऐसे ही दूसरे एंड तक आप पहुंच गए। मेक ए मार्क ऑन द थ्रेड व्हेयर इट टचेस द एंड बी, और जहाँ पर वो बी को टच करता है वहाँ पर एक मार्क दीजिए, चिन्ह लगाइए। नाउ स्ट्रेच द थ्रेड अलोंग मीटर स्केल, अब उसी थ्रेड को आप ला के मीटर स्केल में नाप लीजिए। मेजर द लेंथ बिटवीन द नॉट इन द बिगिनिंग एंड द फाइनल मार्क ऑन द थ्रेड, तो फिर आपने जब शुरू किया था एक नॉट दिया था और जब एंड किया आपने एक मार्क दिया। तो पॉइंट ए नॉट से शुरू होता है, पॉइंट बी मार्क से एंड होता है, उसी लेंथ को आप नाप लीजिए। दिस गिव्स द लेंथ ऑफ द कर्व लाइन ए बी, इसी हिसाब से हम ए बी कर्व लाइन होते हुए भी उसका नाप ले पाएंगे, उसका लेंथ हम पता कर पाएंगे। वी सी दैट वी नीड ए लॉट ऑफ केयर टू एंश्योर दैट वी आर मेजरिंग डिस्टेंसेस एंड लेंथ्स करेक्टली, ऐसे में हमारा डिस्टेंस मेजरिंग बहुत अच्छी तरह करेक्टली हो पाएगा। एंड वी नीड some standard units and devices with which we measure these distances and can convey our results to others, इसी हिसाब से हम डिस्टेंस सही रूप से नाप के दूसरों को बता पाएंगे। मूविंग थिंग्स अराउंड अस, एक्टिविटी 5 में हम देखते हैं कुछ मूविंग थिंग्स का कैसे पता लगाएंगे। थिंक ऑफ सम ऑब्जेक्ट्स यू हैव सीन रिसेंटली, आप अपने चारों ओर जो देख रहे हैं कुछ चीज जो अभी अभी देखे हैं उसका पता कीजिए। लिस्ट देम इन टेबल 10.4, टेबल 10.4 नीचे दिया गया है, यहाँ पर आप उसका लिस्ट कीजिए। तो फिर दिस में इंक्लूड, जैसे कि यहाँ पर क्या क्या आप देख सकते हैं। आपके पास एक स्कूल बैग जरूर है, मॉस्किटो एक घूम रहा है, एक टेबल और पीपल सिटिंग ऑन चेयर्स और पीपल मूविंग अबाउट, आपके चारों ओर या तो कुछ चेयर में बैठे होंगे कुछ घूम भी रहे होंगे। द लिस्ट में ऑल्सो हैव ए बटरफ्लाई, ए डॉग, अब लिस्ट में और क्या क्या कर सकते हैं, जैसे एक बटरफ्लाई, डॉग, काउ, योर हैंड्स, ए स्मॉल बेबी, ए फिश इन वाटर, एक वाटर में घूमता हुआ एक फिश, ए हाउस, ए फैक्ट्री, ए पीस ऑफ स्टोन, ए हॉर्स, ए बेल, ए बैट, ए मूविंग ट्रेन, ए सीविंग मशीन, ए वॉल क्लॉक और द हैंड्स ऑफ ए क्लॉक। मेक योर लिस्ट एज लार्ज एज यू कैन, ऐसे चारों ओर जो भी आप देख रहे हैं, कुछ मूव कर रहा है कुछ मूव नहीं कर रहा है, कुछ बड़े कुछ छोटे, चारों ओर जो भी दिख रहा है सभी का एक लिस्ट बना लीजिए। तो व्हिच ऑफ दीज आर मूविंग, इसमें से आप देखिए कौन कौन सा मूव करता है। उस हमने ग्रीन लाइन में मार्क कर दी है कौन कौन सा मूव करते हैं। जनरली आप देखेंगे कि बटरफ्लाई हुआ, डॉग, काऊ हुआ, ये एक जगह नहीं टिकने वाली, या फिर एक छोटा बेबी, अब उसको एक ही जगह बैठे हुए से नहीं बोल पाएंगे, फिश भी तो घूमता रहता है। तो फिर मूविंग ट्रेन हुआ, स्विंग मशीन, ये सब मूविंग थिंग्स है, इसको आप लिस्ट कीजिए। ऑब्जेक्ट से रेस्ट कौन कौन सा होगा, जैसे हाउस, टेबल, क्लॉक, ये सारे होगा। ओके, तो अभी हमको क्या करना है, हाउ डिड यू डिसाइड वेदर एन ऑब्जेक्ट इज इन मोशन और रेस्ट, आपने कैसे डिसाइड किया कि कौन सा रेस्ट में है कौन सा मोशन में है। यू माइट हैव नोटिस दैट द बर्ड इज नॉट एट द सेम प्लेस आफ्टर सम टाइम, कुछ देर बाद अब देखते हैं कि पहले वाला जो जगह में था कुछ टाइम बाद वो चीज़ उसी जगह नहीं है, इसका मतलब ये मूव कर रहा है। तो फिर ये मोशन क्या है, वाइल द टेबल इज एट द सेम प्लेस, टेबल को हमने देखा चाहे घंटों बाद देखे जिस जगह का उसी जगह है, पर एक बाढ़ हुआ वो तो उड़ उड़ के और कहीं, कभी इस डाली पे कभी उस डाली,
कभी इस पेड़ पे कभी उस पेड़ पे। ऑन दैट बेसिस यू मे हैव डिसाइडेड वेदर एन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट और इन मोशन। तो हम इन कोर्स ऑफ टाइम, जैसे टाइम परिवर्तित होता जाता है उसी हिसाब से अगर उसका जगह भी परिवर्तन होता रहता है तो फिर उसी को हम बोलेंगे कि वो चीज़ मोशन में है। ठीक है, तो अगर उसका प्लेस चेंज होता है विथ चेंजिंग टाइम तो फिर उसे कहते हैं मोशन। ऑन द बेसिस यू मे हैव डिसाइडेड वेदर एन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट और इन मोशन। तो एक्टिविटी 6, select a place where you find ants, spread a large sheet of white paper on the ground and keep a little sugar on it। आपने देखा कि एक जगह प्लांट आंट्स हैं, चींटी जा रहे हैं, तो फिर एक वाइट पेपर बिछा के उसके ऊपर आप कुछ शुगर का दाने रख सकते हैं। आंट्स आर लाइकली टू बी अट्रैक्टेड टू द शुगर एंड यू विल फाइंड मेनी आंट्स क्रॉलिंग ऑन द शीट ऑफ पेपर सून। इसमें आप देखेंगे कि तुरंत ही आंट्स शुगर के पास आ रहे हैं। अरे शुगर देखते हैं आंट्स कैसे भागते हैं ना। तो फॉर एनी वन एंट ट्राई एंड मेक ए स्मॉल मार्क विथ ए पेंसिल नियर इट्स पोजिशन व्हेन इट हैज जस्ट क्रॉल्ड ऑन टू द शीट ऑफ पेपर। तो फिर वो पेपर में किसी एक चींटी का आप पीछा कीजिए और देखिए कि वो कहाँ से कहाँ तक जा रहा है कि तो फिर उसका जैसे आप पीछा लगाइए। तो कीप मार्किंग इट्स पोजिशन, और कहाँ पर था उसी पोजीशन को आप मार्क करते जाइए। आफ्टर ए फ्यू सेकेंड्स क्या होगा, एज इट मूव्स अलोंग ऑन द शीट ऑफ पेपर आफ्टर सम टाइम सक द पेपर फ्री ऑफ द शुगर एंड द आंट्स। तो फिर अगर कुछ देर बाद अगर आप शुगर का निकाल देंगे तो आंट भी और नहीं रहेंगे, आंट भी साथ साथ निकल जाएंगे आफ्टर सम टाइम। तो फिर कनेक्ट द डिफरेंट पॉइंट्स यू हैव मार्क्ड। देखिए ऐसे आप जो इसका अलग अलग पोजीशन आपने मार्क किए थे ना आंट के, अब इन सबको जोड़िए। कनेक्ट द डिफरेंट पॉइंट्स यू हैव मार्क्ड विथ एरो टू शो द डायरेक्शन इन व्हिच द आंट वाज मूविंग। ऐसे में आप देख पा रहे चित्र में कि इसी पोजीशन होके आंट गुजरा था। तो मूविंग, तो उससे पता चलता है कि वो मूव कर रहा था। ईच पॉइंट यू हैव मार्क्ड शोज वेयर द आंट मूव्ड। एक एक पॉइंट ये दर्शाता है कि आंट कहाँ गया था इन इंटरवल ऑफ ए फ्यू सेकेंड। जस्ट कुछ ही सेकेंड में आंट ने कैसे इधर से उधर तक चला गया था। तो मोशन सीम्स टू बी सम काइंड ऑफ ए चेंज इन पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ टाइम। तो फिर हम मोशन किसे कहेंगे, चेंज इन पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ टाइम। ओके, दिस इज कॉल्ड मोशन। अगर मोशन का डेफिनेशन पूछा जाए तो चेंज इन पोजीशन, उसका पोजीशन में परिवर्तन होगा विथ टाइम, जैसे ही टाइम बढ़ता जाएगा। ओके, तो इन एक्टिविटी 5 व्हेयर डिड यू प्लेस ऑब्जेक्ट्स लाइक ए क्लॉक, ए स्विंग मशीन और एन इलेक्ट्रिक फैन इन योर ग्रुपिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो ऐसे में आपकी ग्रुपिंग में आप ये क्लॉक हुआ जो कि मूव करता रहता है, स्विंग मशीन वो भी तो घूमता ऊपर नीचे होता रहता है, तो फिर इलेक्ट्रिक फैन ये भी घूमता रहता है। इसको आप कहाँ रखेंगे, आर दीज ऑब्जेक्ट्स मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अदर, क्या ये अपना जगह छोड़कर कहीं चले जा रहे हैं, नहीं, वो तो जिस जगह का उसी जगह है। या टू अदर और नो, डू यू नोटिस मूवमेंट इन एनी ऑफ इट्स पार्ट। अरे ये पूरा की पूरा नहीं मूव कर रहे तो क्या हुआ, इनका एक पार्ट तो मूव कर रहा है ना। द ब्लेड्स ऑफ द फैन और द हैंड्स ऑफ ए क्लॉक दे आर ऑल मूविंग। चाहे वो घड़ी का हैंड क्यों ना हो या फिर फैन का पत्ता क्यों ना हो, वो तो घूम ही रहा है। इज देयर मूवमेंट सिमिलर टू दैट ऑफ एन आंट और ए ट्रेन, क्या वो फैन का मूवमेंट और या फिर क्लॉक का उसी का हैंड्स का मूवमेंट क्या ट्रेन का मूवमेंट या फिर आंट की मूवमेंट जैसा है, नहीं है, ये अलग है। इसी हिसाब से ये भी एक मोशन है, वो भी एक मोशन है, दोनों मूव कर रहे हैं, पर हमको पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं दोनों प्रकार के मोशन तो सेम नहीं है। अरे बाबा ये तो कंट्रोल में है, वो ट्रेन और चींटी हुआ ये तो कहीं ना कहीं भागे जा रहे हैं। तो फिर एग्जैक्टली चाहे ही हम ना बता पा रहे, पर हमको पता चल रहा है कि ये दोनों प्रकार का मोशन सेम नहीं है। तो फिर लेट अस नाउ लुक एट सम टाइप्स ऑफ मोशन टू हेल्प अस टू अंडरस्टैंड दिस डिफरेंस। आइए हम नेक्स्ट पॉइंट में ये डिस्कस करते हैं ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन क्या है, कैसा है,
हमें कैसे पता चले। ओके, तो ये बात हमको अब क्लियर हो जाएगा। यू may have observed the motion of a vehicle on a straight road, march past of a soldier in a parade, or the falling of a stone। तो चाहे वो परेड में हमारे सोल्जर लोग का मूव करना क्यों ना हो, या फिर एक व्हीकल एक सीधे रास्ते में जाने की वो क्यों ना हो, तो फिर ये सब किस प्रकार के मोशन है। व्हाट काइंड ऑफ मोशन इज दिस, ये किस प्रकार, हमें पता चल रहा है कि ये एक ही टाइप का मोशन है, उसमें कुछ टेढ़ा मेढ़ा नहीं है, बस वो एक डिसिप्लिन में जा रहे हैं। तो फिर इसे हम क्या बोलेंगे, स्प्रिंटर इन ए 100 मीटर रेस ऑल्सो मूव अलोंग ए स्ट्रेट ट्रैक। अगर हम जो दौड़ते हैं उनके बारे में बोले तो वो भी एक फिक्स ट्रैक में जाते हैं, इधर उधर नहीं भागते हैं। तो कैन यू थिंक ऑफ सम मोर एग्जाम्पल्स फ्रॉम योर सराउंडिंग, ऐसे और कुछ एग्जाम्पल के बारे में भी आप सोच सकते हैं। तो फिर ये सब किस प्रकार के मोशन है, ये सारे होंगे इन all these examples we see that the object have move along a straight line। अरे सारे तो एक स्ट्रेट लाइन में डिसिप्लिन में जा रहे हैं। दिस टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर मोशन, इसे कहते हैं रेक्टिलिनियर मोशन। आप देख पा रहे हैं सब एक स्ट्रेट लाइन में जा रहे हैं, जैसे एग्जैक्टली स्ट्रेट लाइन ना हो पर एक लाइन में तो जा रहे हैं। एक्टिविटी 7, टेक ए स्टोन, टाई ए थ्रेड टू इट एंड व्हील इट विथ योर हैंड्स। आप कभी ना कभी खेलते खेलते तो ये किए होंगे, एक स्टोन में एक रस्सी बांध लिए, एक स्ट्रिंग बांध लिए और उसको घुमा रहे हैं। ऑब्जर्व द मोशन ऑफ द स्टोन। अब आप देखिए कि स्टोन कैसे मूव कर रहा है, कैसे गोल 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 घूमता है ना। तो वी सी दैट द स्टोन मूव्स अलोंग ए सर्कुलर पाथ। अरे ये जो गोल गोल घूम रहा है, हम देख रहे हैं कि स्टोन एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है। तो इससे कहते हैं, इसी मोशन को हम कहेंगे सर्कुलर मोशन। इन दिस मोशन, इसी मोशन में क्या होता है, द डिस्टेंस ऑफ द स्टोन फ्रॉम योर हैंड रिमेन्स द सेम। आप हाथ में पकड़े हैं और उसको घुमा रहे हैं, हमेशा आप देखेंगे कि आपकी हाथ की और स्टोन की दूरी सेम ही रहेगा। तो डिस्टेंस ऑफ द स्टोन फ्रॉम योर हैंड रिमेन्स द सेम। दिस टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। तो फिर इसी प्रकार के मोशन को कहते हैं सर्कुलर मोशन। जब हम एक सर्किल बनाते हैं, क्या होता है, बीच में एक सेंटर पॉइंट रहता है और इसका जो पेरीमीटर होता है, ये पेरीमीटर की हर बिंदी का डिस्टेंस सेंटर में से सेम डिस्टेंस होता है, तभी तो वो एक सर्किल होता है। और जो भी ऐसे सर्किल में घूमता है उसे सर्कुलर मोशन कहते हैं। ठीक है, the motion of a point marked on the blade of an electric fan or the hands of a clock are examples of circular motion। ऐसे सर्कुलर मोशन और कहाँ पे रहे, इलेक्ट्रिक फैन का जो ब्लेड घूमता है वो भी है, और क्लॉक का जो हैंड्स घूमता है वो भी है। द इलेक्ट्रिक फैन, तो फिर इसका एग्जाम्पल पूछा जाएगा और आपको पूछा जाएगा ऑन व्हिच कैटेगरी दिस मोशन कम्स, देन द आंसर इज सर्कुलर मोशन। The electric fan or the clock by themselves are not moving from one place to another। ये इलेक्ट्रिक फैन का ब्लेड हुआ या फिर जो क्लॉक का हैंड हुआ, वो एक जगह से कहीं जगह छोड़ के नहीं चले जा रहे, वो वहाँ पर ही रह के बार बार घूम रहे हैं। They are not moving from one place to another, but the blade of the fan rotate एंड सो डू द हैंड्स ऑफ ए क्लॉक। तो फिर चाहे वो फैन का ब्लेड हो या फिर हैंड्स हो क्लॉक का, वो बार बार उस जगह ही घूम रहा है। इफ वी मार्क ए पॉइंट एनीवेयर ऑन द ब्लेड्स ऑफ ए फैन और ए ऑन द हैंड्स ऑफ ए क्लॉक, अगर हम उसी हैंड पर या फिर वो ब्लेड पर एक मार्क कर देंगे, एक स्पॉट कर देंगे, चिन्ह कर देंगे, द डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द फैन और द क्लॉक विल रिमेन द सेम एज दे रोटेट। चाहे वो जितना भी घूमे, उसी का डिस्टेंस सेंटर में से, वो फैन का सेंटर में से वही सेम का सेम रहेगा। तो इन सम केसेस एन ऑब्जेक्ट रिपीट इट्स मोशन आफ्टर सम टाइम। कभी कभी क्या होता है कि द ऑब्जेक्ट रिपीट्स इट्स मोशन आफ्टर सम टाइम। एक टाइम में जिस जगह होता है, सेम टाइम के इंटरवल में वो फिर उसी जगह होता है, यानी कि वो वही सेम मोशन को बार बार सेम टाइम इंटरवल में रिपीट करता है।
तो फिर दिस टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड पीरियडिक मोशन। याद रखिए, एन ऑब्जेक्ट रिपीट इट्स मोशन आफ्टर सम टाइम, दिस टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड पीरियडिक मोशन। यानी कि एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम में वो फिर वही पोजीशन ले लेता है। ओके, दैट पीरियड में भी एक फिक्स टाइम, एक सर्टेन पीरियड में आकर वो फिर उसी जगह पहुंच जाता है, तो फिर सर्टेन टाइम इंटरवल में, तो उसी को बोलते हैं पीरियडिक मोशन। वो बहुत रेगुलर होता है। ओके, तो टेक द स्टोन टाइड विथ ए स्ट्रिंग दैट यू यूज्ड इन एक्टिविटी 7। तो फिर जैसे आपने एक्टिविटी 7 में यूज किया था, वो स्ट्रिंग को देखिए। नाउ होल्ड द स्ट्रिंग इन योर हैंड एंड लेट द स्टोन हैंग फ्रॉम इट। अब आप स्ट्रिंग को ऐसे घुमाइए मत, बस नीचे झुला के रखिए। तो फिर क्या होगा, दिस इज ए पेंडुलम। अब ये बन गया एक पेंडुलम। पेंडुलम क्या होता है कि उसका एक हैंड रहता है, नीचे एक वजन रहता है, और पेंडुलम वो पूरा सर्किल पूरा नहीं करता, वो जैसे लगभग हाफ सर्किल पूरा करता है। यानी कि जिस जगह से शुरू करता है हाफ सर्किल क्रॉस करके फिर उसी जगह आ जाता है, तो उसको पेंडुलम का मोशन कहते हैं। पुल द स्टोन टू वन साइड विथ द अदर हैंड एंड लेट इट गो। उसी स्ट्रिंग में झूलता हुआ वो पत्थर, उसी को एक साइड लेके फिर छोड़ दीजिए। देखेंगे कि नाउ द पेंडुलम इज इन मोशन, वो घूमता रहेगा। इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ पीरियडिक मोशन। और सेम टाइम इंटरवल में फिर जहाँ से छोड़े थे उसी जगह को फिर से पहुंच जाएगा, तो इसी मोशन को कहते हैं पीरियडिक मोशन, क्योंकि एक सर्टेन टाइम इंटरवल में वो जिस जगह पर था फिर उसी जगह पहुंच गया। ए ब्रांच ऑफ ए ट्री मूविंग टू एंड फ्रो, तो उसका और क्या क्या एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल सारे में से कुछ भी देगा तो आपको पता चल जाएगा कि ये पीरियडिक मोशन है। जैसे द ब्रांच ऑफ ए ट्री मूविंग टू एंड फ्रो, एक ब्रांच को कभी कभी आप देखे होंगे बच्चे खेलते हुए कि टू एंड फ्रो, ऊपर नीचे होके एक ब्रांच हिलता रहता है, ये है पीरियडिक मोशन। तो मोशन ऑफ ए चाइल्ड ऑन ए स्विंग, अगर एक झूला में एक चाइल्ड झूल रहा है तो फिर वो भी है पीरियडिक मोशन। स्ट्रिंग ऑफ ए गिटार और द मेम्ब्रेन ऑफ ड्रम, एक गिटार का स्ट्रिंग जैसे वाइब्रेट करता है फिर उसी पोजीशन ले लेता है, तो फिर वो भी है पीरियडिक मोशन। और द मेम्ब्रेन ऑफ ड्रम, ड्रम को जब उसको, ड्रम यानी कि तबला हुआ, ड्रम हुआ, उसको उसके ऊपर जब वाद्य बजाया जाता है तो फिर वो भी ऐसे वाइब्रेट करता है और फिर अपना पोजीशन ले लेता है। आर ऑल एग्जाम्पल्स ऑफ पीरियडिक मोशन, ये सारे पीरियडिक मोशन के अंदर आएंगे। फॉर एन, तो पीरियडिक मोशन में क्या होता है, इसी में एन ऑब्जेक्ट और ए पार्ट ऑफ इट रिपीट्स इट्स मोशन आफ्टर ए फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम। ओके, देन लेट्स रिपीट इट अगेन। तो पीरियडिक मोशन क्या होता है, पीरियडिक मोशन में एन ऑब्जेक्ट और ए पार्ट ऑफ इट, या तो पूरा ही पूरा ऑब्जेक्ट या फिर ऑब्जेक्ट का एक पार्ट रिपीट इट्स मोशन, उसका वही मोशन को दोहराता है आफ्टर ए फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम, सेम इंटरवल ऑफ टाइम में फिर से वो वही पोजीशन ले लेता है, अपना पोजीशन दोहराता है, तो इसे कहते हैं पीरियडिक मोशन। डिड यू ऑब्जर्व ए स्विंग मशीन एज ए पार्ट ऑफ एक्टिविटी 5? स्विंग मशीन का एक पार्ट हम एक्टिविटी 5 में लेंगे। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट इट रिमेन्स एट द सेम लोकेशन व्हाइल एनी पॉइंट ऑन इट्स व्हील मूव्स विथ ए सर्कुलर मोशन। तो स्विंग मशीन में क्या होता है, एक सर्कुलर व्हील होता है, तो फिर उसी व्हील का मोशन को कहते हैं। व्हील कौन सा मोशन में जा रहा है, तो वो है सर्कुलर मोशन, क्योंकि वो राउंड 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 घूमता है, जैसे एक सर्किल जैसा सर्कुलर पाथ में घूमता है, तो उसका व्हील का मोशन है सर्कुलर मोशन, पर उसका नीडल का मोशन जो है वो है पीरियडिक मोशन। ये आप अच्छे तरह याद रखिए। स्विंग मशीन, उसका नीडल अप एंड डाउन कंटिन्यूअसली मूव करता है एक सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम, तो फिर नीडल का मोशन है पीरियडिक मोशन। एज लॉन्ग एज द व्हील रोटेट्स, इजंट इट, तो जैसे ही व्हील घूमता है ऐसे ही नीडल भी ऊपर नीचे होता है। दिस नीडल इज undergoing a periodic motion. Have you observed closely the motion of a ball along the ground? एक ग्राउंड में एक बॉल जा रहा है, तो आप मार्क किए हैं कि उसमें क्या होता है, हियर, इसी में द बॉल इज रोलिंग ऑन द ग्राउंड, बॉल जो है ग्राउंड में रोल कर रहा है, रोटेटिंग एज वेल एज मूविंग फॉरवर्ड along the ground,
वो रोटेट भी कर रहा है और सामने की ओर दूरी भी तय कर रहा है। तो thus the ball undergoes a rectilinear motion as well as a rotational motion। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है। अगर वो बॉल घूम घूम के आगे बढ़ रहा है तो फिर वो रेक्टिलिनियर मोशन, क्योंकि वो आगे बढ़ रहा है और क्योंकि वो घूम रहा है इसीलिए वो रोटेशनल मोशन। इसमें दोनों मोशन इंक्लूडेड है। कैन यू थिंक ऑफ अदर एग्जाम्पल्स which where objects undergo combination of different types of motion। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल्स है जिसमें कि दो प्रकार के मोशन, जैसे हमारे अर्थ घूमता है तो फिर कैसे अपनी एक्सिस के चारों ओर घूम घूम के वो फिर सन के भी चारों ओर घूमता है ना। तो फिर वहाँ पर भी दो प्रकार का मोशन हो रहा है। वी डिड मेनी मेजरमेंट activities and discuss some kinds of motion. We saw that motion is a change in the position of an object with time। तो फिर हमने बहुत से प्रकार के मेजरमेंट के बारे में, एक्टिविटी के बारे में यहाँ पर डिस्कस किए। तो फिर हमने ये देखा कि मोशन बेसिकली क्या है, चेंज इन द पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट का पोजिशन में चेंज आएगा विथ टाइम, इन कोर्स ऑफ टाइम, यानी कि समय परिवर्तित होते होते एक ऑब्जेक्ट का स्थान का भी, पोजीशन का भी परिवर्तन होगा। इसे कहते हैं मोशन। द चेंज इन इट्स पोजीशन कैन बी डिटरमिन्ड थ्रू डिस्टेंस मेजरमेंट। तो फिर कितना उसका पोजीशन कितना चेंज हुआ ये तो हम तय करेंगे डिस्टेंस मेजर करके। डिस्टेंस को मेजर करेंगे तो फिर वो कितना दूरी तय किया वो हमको पता चल जाएगा। दिस अलाउज अस टू नो हाउ फास्ट और स्लो ए मोशन इज। अगर हम डिस्टेंस मेजर करेंगे इससे हमें क्या लाभ होगा, हमें पता चलेगा कि वो कितना फास्ट जा रहा है या फिर कितना स्लो जा रहा है। द मूवमेंट ऑफ ए स्नेल ऑन द ग्राउंड, ए बटरफ्लाई फ्लाइंग फ्रॉम फ्लावर टू फ्लावर, ए रिवर फ्लोइंग और एन एरोप्लेन फ्लाइंग। तो फिर ये सारे जो मोशन है, चाहे बटरफ्लाई एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर को जाए या फिर रिवर फ्लो करे या फिर एरोप्लेन जो फ्लाई कर रहा है, मून गोइंग अराउंड द अर्थ एंड ब्लड फ्लोइंग इनसाइड आवर बॉडीज, कितने सारे मोशन। क्या आप ये सारे मोशन के बारे में अवगत हैं कि अर्थ का मोशन, हमारी बॉडी के अंदर ब्लड का मोशन, और शोज दैट देयर इज मोशन एवरीवेयर अराउंड अस। ऐसे देखा जाए तो हमें लगता है कि हम चुपचाप से बैठे हैं और बस कुछ भी मोशन नहीं हो रहा है, पर नहीं, हमारे अंदर सांस लेने के टाइम में एयर की मोशन, हमारे ब्लड सर्कुलेशन ऊपर नीचे, हार्ट से लेकर बड़ी तक और फिर बड़ी से लेके हार्ट तक, सारे मोशन, कितने प्रकार के मोशन चल रहा है। और अब हमने कुछ ही प्रकार के मोशन के बारे में आपके साथ डिस्कस किया। इसी के साथ हमारे ये चैप्टर खत्म होता है। होप यू एंजॉयड माय टीचिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। With this, we complete the second part of the chapter. If you like the video, then please subscribe my channel, press the bell icon so that you can get the latest chapter uploaded by me. Thank you.